नाइन्थ क्लास की साइंस को कैसे पढ़ें? क्या ये सच में इतनी डिफिकल्ट है या हमने केवल इसको डिफिकल्ट मान लिया है? कि आप भी इन्हीं सभी क्वेश्चंस के जवाब ढूंढ रहे हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू योर ओन चैनल बेसिक्स टू एडवांस फिजिक्स। यहां पर हम सबसे पहले ये देखेंगे कि वो रीजन क्या है जिसकी वजह से हमें नाइन्थ क्लास इतनी टफ लगती है। मैं आपके लिए मेनली दो रीजन बताने वाला हूं जिनकी वजह से आपको नाइन्थ क्लास थोड़ी सी टफ लगती है। इसमें पहला रीजन आता है आपकी जो बुक्स हैं उनका। बुक्स में क्या डिफरेंस होता है? तो देखिए, आप नाइन्थ क्लास से पहले जो बुक्स पढ़ते थे वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाई जाती थी। सिंपल लैंग्वेज से मेरा मतलब है कि उनमें जो वोकेबुलरी यूज में ली जाती थी, जो वर्ड्स उनमें यूज में लिए जाते थे, वो ऐसे होते थे जिन्हें हम डेली यूज में लेते हैं, जिस वजह से हमें वो बहुत ही सिंपल लगती थी और हमें आसानी से समझ में भी आ जाती थी। वहीं अगर आप नाइन्थ क्लास की बात करें तो नाइन्थ क्लास में वर्ड्स थोड़े से साइंटिफिक होने लग जाते हैं। साइंटिफिक मतलब क्या होता है? यानी ऐसे वर्ड्स आने लग जाते हैं जो साइंस की लैंग्वेज में होते हैं, जिन्हें हम अपनी डेली यूज की जो भाषा है उसमें नहीं लेते, जिस वजह से हम उनसे इतने फेमिलियर नहीं है, तो वो हमें थोड़े टफ लगते हैं। दूसरा जो मेन डिफरेंस आता है वो आता है इनकी अप्रोच में। अप्रोच कैसे? जो नाइन्थ क्लास से पहले अप्रोच होती है कि बच्चों को क्या सिखाना है, वो उनकी मेमोराइजेशन पावर को इंक्रीज करने की होती है। मतलब कि आपके लिए ऐसी चीजें सिखाई जाती हैं जिनसे आपकी मेमोरी बूस्ट होती है। जबकि नाइन्थ क्लास में आपके लिए मेमोरी पर फोकस ना कर करके कॉन्सेप्ट पर फोकस किया जाता है। कॉन्सेप्ट से क्या होता है? देखिए, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जब आप 8th क्लास तक पढ़ते हैं तो आपको फैक्ट ज्यादा बताए जाते हैं। जैसे आपको बताया जाएगा कि प्लांट्स जो होते हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। वहीं 9th क्लास जो है, यहां पर आपके कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। यहां पर आपको बताया जाएगा कि प्लांट्स जो हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन वो इस प्रोसेस को कैसे करते हैं। तो 9th क्लास में आपको किसी भी चीज की प्रोसेस बताई जाएगी कि कोई भी एक्टिविटी अगर हो रही है तो उसके पीछे का कारण क्या है कि वो कैसे हो रही है। तो ये तो मेन रीजन है। अब आपकी अप्रोच भी चेंज होती है और आपकी जो बुक्स हैं वो भी थोड़ी टफ हो जाती हैं, जिस वजह से हमें 9th क्लास थोड़ी सी टफ लगने लगती है। लेकिन रियलिटी में 9th क्लास टफ नहीं है, बल्कि ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट कैसे है? तो देखिए, 9th क्लास जो है वो हमारे बेसिक तैयार करने का काम करती है। हम आगे की क्लासेस में 10th में, 12th में या फिर 11th में जो कुछ भी पढ़ते हैं उसके लिए ABCD सिखाने का काम हमारी 9th क्लास करती है। और जब तक हमें ABCD अच्छे से नहीं आती, हम इंग्लिश के वर्ड्स को नहीं पढ़ सकते। वैसे ही जब तक हमारी 9th क्लास अच्छे से क्लियर नहीं होती, हम आगे की क्लासेस को अच्छे से नहीं कर पाते। इस वजह से 9th क्लास थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब इंपॉर्टेंट होने की वजह से ये थोड़ी सी टफ भी हो जाती है। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज कीजिए कोई इतना चौड़ा रास्ता है और आपसे बोला जाता है कि आपको इस रास्ते पर चलना है, तो आप सभी इस रास्ते को बहुत ही आसानी से पार कर जाएंगे और काफी तो इस रास्ते पर दौड़ भी सकते हैं। लेकिन मैं अगर इसी रास्ते को उठाकर और 100 फीट की ऊंचाई पर रख दूं और अब आपसे बोलूं कि इस पर चलिए, तो आप में से ज्यादातर तो चलने से पहले ही मना कर देंगे और कुछ चलेंगे भी तो उसे क्रॉस नहीं कर पाएंगे। रीजन क्या है? रोड तो वही था, लेकिन बाद में चल क्यों नहीं पाए? क्योंकि बाद में उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई। इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ गई कि आपको पता है अगर अब इस पर नहीं चले तो हम गिर जाएंगे। ऐसा ही कुछ 9th क्लास में है। आपके सीनियर्स ने, टीचर्स ने आपसे बार बार कहा कि 9th क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वजह से आपका एक माइंडसेट बन गया इसे लेकर कि ये तो बहुत टफ है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज ऑटोमेटिक थोड़ी सी टफ हो जाती है। लेकिन रियलिटी में ये इतनी टफ नहीं है। ठीक है, ये भी देख लिया कि ये टफ नहीं है।
ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन हर इंपॉर्टेंट चीज को पढ़ने का एक तरीका होता है। तो 9th क्लास को पढ़ने का और मेनली उसमें साइंस स्ट्रीम को पढ़ने का क्या तरीका है, ये हम देखने वाले हैं। तो तरीका जानने से पहले हम थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि सिलेबस में आपके लिए क्या दिया हुआ है। तो 9th क्लास में मेनली ज्यादातर स्कूल्स में एनसीईआरटी को फॉलो किया जाता है। 90% लगभग स्कूल्स में इसी बुक को फॉलो किया जाता है। तो इस बुक में टोटल आपके 12 चैप्टर्स देखने को मिलते हैं, जिनमें से आपके स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर्स हैं वो केमिस्ट्री के देखने को मिलते हैं। अब तक आपने जो बुक्स पढ़ी थी उनमें एक ही साइंस की बुक हुआ करती थी। बुक तो यहां पर भी एक ही है, लेकिन यहां बुक को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पोर्शन आपका केमिस्ट्री का है, जो आपके स्टार्ट के 4 चैप्टर्स हैं, जिसमें आपका पहला चैप्टर आता है मैटर इन अवर सराउंडिंग, दूसरा आता है इस मैटर इन अवर सराउंडिंग इज प्योर, तीसरा आपका चैप्टर आता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और चौथा आपका चैप्टर आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये चारों चैप्टर्स आपके केमिस्ट्री में आते हैं। केमिस्ट्री में मेनली हम जो केमिकल्स होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप पहले इसकी डेफिनेशन अच्छे से समझेंगे कि केमिस्ट्री होती क्या है, तो आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि एक पोर्शन केमिस्ट्री है जिसमें आपके पहले 4 चैप्टर्स हैं। उसके बाद में दूसरा पोर्शन आपका बायोलॉजी का आता है। बायोलॉजी की बात करें तो इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा जाता है, जैसे कि ह्यूमन हो गया, प्लांट्स हो गए, इन सब के बारे में बायोलॉजी में पढ़ा जाता है। इसके आपके सिलेबस में टोटल 3 चैप्टर्स हैं। इन 3 चैप्टर्स में पहला चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दूसरा है टिश्यू, और तीसरा है इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। ये जो इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस है, ये इनके साथ ना देकर के चैप्टर नंबर 12 के रूप में दिया हुआ है। अब आपके पास में टोटल 5 चैप्टर्स बचते हैं, और ये जो 5 चैप्टर्स हैं ये आपके फिजिक्स बनाते हैं। फिजिक्स में हम फिजिकल वर्ल्ड के बारे में पढ़ते हैं। जो कुछ भी हमें अपने आसपास दिखाई दे रहा है ये एक फिजिकल वर्ल्ड बनाता है, जिसमें जैसे ये डस्टर है, ये मार्कर है, ये बोर्ड है, ये सब कुछ फिजिकल एक वर्ड बनाता है। हमारे आसपास जो कुछ भी दिख रहा है वो सब मिलकर के एक फिजिकल वर्ड बनाता है। इन सब के बारे में पढ़ना कि ये सब कैसे हैं, ये कोई काम कैसे करते हैं, जैसे मार्कर चल रहा है तो कैसे चल रहा है, कोई पंखा चल रहा है तो वो पंखा कैसे चल रहा है, इन सब के बारे में हम फिजिक्स में देखते हैं। तो फिजिक्स में आपके 5 चैप्टर्स होने वाले हैं, जिसमें पहला है मोशन, दूसरा है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, तीसरा है ग्रेविटेशन, चौथा चैप्टर आता है आपका वर्क एंड एनर्जी, और 5वां चैप्टर है साउंड। ये चारों चैप्टर्स मिलकर के आपके फिजिक्स के पोर्शन को बनाते हैं। ठीक है, अब इस सिलेबस को मेरा बताने के पीछे एक रीजन है, क्योंकि मैंने अभी आपसे बोला कि मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूं कि 9th क्लास को इतने अच्छे से कैसे पढ़ें कि हम इसमें मिनिमम तो 95% तक स्कोर कर पाए। तो उसका पहला स्टेप आता है कि आप कुछ भी पढ़ें उसे सीक्वेंस से पढ़ें। सीक्वेंस कैसे? सीक्वेंस से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप बुक का पहला चैप्टर ही पढ़ें। मेरा सीक्वेंस से मतलब है कि आप इन तीनों पोर्शंस में से किसी को भी उठाएं, चाहे आप पहले फिजिक्स को पढ़ें, चाहे बायोलॉजी को पढ़ें, चाहे केमिस्ट्री को पढ़ें, लेकिन आप इनमें से अगर किसी को भी पढ़ रहे हैं तो उसे सीक्वेंस से पढ़ें। कि मान लीजिए आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है मोशन, उसे ही पढ़ें। डायरेक्ट आप ग्रेविटेशन को स्टार्ट ना करें या फिर आप साउंड को स्टार्ट ना करें। उसके पीछे रीजन है क्योंकि ये सभी चैप्टर्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। मान लीजिए आप इसके पहले चैप्टर मोशन को ना पढ़ करके सेकंड चैप्टर फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन को पढ़ रहे हैं, तो देखिए सेकंड चैप्टर का नाम ही है फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन। तो लॉस ऑफ मोशन यानी कि आप मोशन के लॉस को पढ़ने वाले हैं, जबकि इससे जो पहला चैप्टर है वो मोशन है। अब आपको मोशन के बारे में ही क्लियरिटी नहीं है तो आप उसके लॉस को कैसे पढ़ सकते हैं? इस वजह से ये सेम सभी पर अप्लाई होती है, केमिस्ट्री में भी ऐसा ही है और बायोलॉजी में भी ऐसा ही है। इस वजह से आप जो भी पढ़ें आप इनमें से पढ़ सकते हैं कि आप पहले फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी बाद में पढ़ूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो भी एक पोर्शन उठाएं उसे सीक्वेंस से पढ़ें। दूसरी जो मेन चीज आती है जो आपको करनी है
वो है आपको पहले दूसरे नंबर पर लेक्चर्स अटेंड करने हैं। डायरेक्ट एनसीईआरटी की बुक्स को लेकर के नहीं बैठना है, कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि यहां पर बुक्स पहले से ही थोड़ी टफ हो गई हैं, जिस वजह से आपको बुक्स जो है वो इजीली समझ में नहीं आएंगी। इसलिए पहले आप लेक्चर्स को अच्छे से लें। आप अपने स्कूल में लेक्चर्स को ले सकते हैं या यूट्यूब से ले सकते हैं, जहां से भी आप पढ़ रहे हैं पहले लेक्चर्स को लें, जिससे आपको उस चैप्टर की एक अच्छी खासी नॉलेज पहले ही हो जाएगी। समझ रहे हैं? उसके बाद में आपको एनसीईआरटी को पढ़ना है। अब मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं कि वो बुक्स को नहीं पढ़ते, वो केवल लेक्चर्स लेंगे और अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेते हैं। लेकिन आपको बुक्स को पढ़ना है। अगर आपको अब तक ये आदत नहीं लगी है बुक्स को पढ़ने की, तो अब स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको अगर आगे साइंस पढ़ना है 10th में, 11th में, 12th में, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बुक्स को पढ़ना सीखें। बुक्स से ही आपको जो कंप्लीट नॉलेज है, जो आपका बेस जो है वो तैयार करने का काम बुक्स ही करती है। तो सबसे पहले सीक्वेंस से पढ़ें, फिर लेक्चर्स को अटेंड करें और उसके बाद में एनसीईआरटी पढ़ें, और उसके बाद में आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं। न्यूमेरिकल्स या फिर इससे रिलेटेड जो कोई भी क्वेश्चंस मिलते हैं जो आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए वो सभी करने हैं। देखिए एनसीईआरटी की जो आप पढ़ेंगे तो इसमें हर चैप्टर में एक टॉपिक खत्म होने के बाद में उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखने को मिलते हैं चैप्टर के बीच में ही। सबसे पहले तो आप उनको कीजिए। हर टॉपिक को पढ़ने के बाद में जैसे ही आप एक टॉपिक कंप्लीट करते हैं उसके तुरंत बाद आप उसके न्यूमेरिकल्स को लगाइए, ठीक है। उसके बाद में जब आपका कंप्लीट चैप्टर हो जाए तो एनसीईआरटी में ही लास्ट में एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, उन एक्सरसाइजेस को करें, ओके। तो इससे आपके जो कॉन्सेप्ट है वो रियल में क्लियर होंगे। याद रखना, अगर अब आप 9th में आ गए हैं, अगर आपको हायर स्टैंडर्ड्स में साइंस पढ़नी है तो आपके कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी लाने का काम न्यूमेरिकल्स ही करते हैं, और आपके एग्जाम में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको न्यूमेरिकल्स करने ही पड़ेंगे। समझ रहे हैं? तो पहले न्यूमेरिकल्स को कीजिए। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स को ना करके अदर क्वेश्चन बैंक्स उठाते हैं और उनके करते हैं। ऐसा नहीं करना है, सबसे पहले एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स को ही करना है, ओके। सो आप अगर इन 4 स्टेप्स को फॉलो कर लेते हो तो आप बहुत इजीली 95% तक स्कोर कर सकते हैं। पहले आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को अच्छे से कीजिए, ये आपके लिए 95% तक के लिए बिल्कुल सफिशिएंट है। लेकिन अगर आपको इससे थोड़ा अपर स्कोर करना है तो आप कुछ क्वेश्चन बैंक्स को ट्राई कर सकते हैं, लेकिन पहले इंपॉर्टेंट है कि आप एनसीईआरटी को कवर करें। अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन बैंक्स के लिए जाएंगे तो पॉसिबल है आप ये स्कोर भी ना कर पाए, ओके। सो आज की वीडियो में इतना ही। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो हमारी फिजिक्स की जो चैप्टर है, पहला चैप्टर आता है मोशन, उस पर होने वाली है। इस चैनल पर हम कंप्लीट जो फिजिक्स है उसको कवर करने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।